आप जो है लेट सोते हैं, देर से उठते हैं, क्या लेकिन बहुत सारे लोगों ने कहा कि ना आप गलत धारणा है, जरा थोड़ा सा बताइए कि समय पर उठकर समय से पूजा पाठ कर कर दिन भर के कार्य के लिए मैं तैयार रहूं, इसके लिए सुबह जल्दी उठना, उठकर पूजा पाठ करना, थोड़ा बहुत व्यायाम करना, एक्सरसाइज वगैरह कर लेना, फिजिकली मेंटली दोनों फिट रहने का मैं प्रयास करता हूँ। आपका जो विभाग है, विभाग में कैसा लग रहा है काम करना आपको? मैंने पिछले लगभग साल सवा साल में बिहार में मुझे लगता है अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से हम लोगों ने बिहार कनेक्ट का प्रोग्राम किया, हम लोगों ने रिवर्स बाय सेलर मीट किया, अलग अलग माध्यमों से मुझे लगता है लगभग 10-1 हज़ार करोड़ का अभी तक निवेश बिहार में मैं ला चुका हूँ। क्या नया किया है आपने? चूंकि आप जब मंत्री बने हैं इस विभाग के, तो इस विभाग में आपने नया क्या किया? अगर भारत विकसित हो तो बिहार भी विकसित होगा, तो मतलब उसके लिए आप लोग क्या करें? पहले दिन में बिजली नहीं होती थी, आज बिजली है, पेयजल है। तो अब मैं मानता हूँ और इसीलिए मैं बार बार मैं कहता भी हूँ कि अगले 5 साल बिहार के लिए स्वर्णिम काल के तौर पर रहेंगे। बिहार की एक विडंबना ये भी रही कि भारत के संघीय ढांचे में विरोधाभास की सरकारें बहुत। सरकार बन गई बिहार में आप लोगों की, एनडीए की सरकार। अभी जिस तरह से सरकार काम कर रही है उससे खुश हैं आप? मैं मानता हूँ कि जिस गति की ज़रूरत है वो गति ज़रूर मिली है हमारी सरकार को। गठबंधन में पहली बार लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, अभी तक तो मैं अपने अधिकांश इंटरव्यूज़ में यही बोलता था कि मेरी पार्टी सरकार का समर्थन कर रही है बिहार में, हम लोग सरकार का हिस्सा नहीं है। पर आज पहली बार हम लोग इतनी मजबूती से बिहार सरकार का हम लोग हिस्सा बने हैं। मेरे दो मंत्री हैं बिहार सरकार में, राज्य मंत्री हैं ये चर्चा हो रही है, जेडीयू के लोग बहुत चाहते हैं कि निशांत भी राजनीति में आए, आपका क्या उस पर कुछ सुझाव है? भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे कि बस बाप बेटा ही जीतेंगे इस पार्टी से और कोई नहीं जीतेगा। शादी कब करेंगे? जब ये सवाल आता ना तो मैं समझ जाता हूँ कि अब कोई और सवाल नहीं बचा। कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? प्रभु छोड़ दीजिए। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। मेरे साथ मेरे बगल में हैं चिराग पासवान जी। चिराग पासवान अभी पटना में हैं। मैंने सोचा कि इनको पकड़ लूं और कुछ बात करूं, कुछ जानकारी लूं, लेटेस्ट और पुराना। ये केंद्र में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं, तो शुरुआत वहीं से करते हैं हम। इसके बाद हम बिहार की राजनीति, देश की राजनीति और कुछ इनका पर्सनल भी हम बात करेंगे। बड़ा मैंने हमारा लागल कि अरे सवेरे सवेरे उठ जाते हैं, इनके बारे में मुझे था कुछ कि उसके बारे में बहुत सारी बातें आप लोगों को बताऊंगा और आप लोग भी उनको फॉलो कीजिएगा। तो चिराग पासवान जी, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ। नमस्कार, नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं हमको कि सबको आपके माध्यम से आपके तमाम दर्शकों को, पूरे बिहार वासियों को, देशवासियों को बस ये साल हर बीते साल से ज़्यादा खुशियाँ हर किसी के जीवन में लेकर आए। अच्छा, लेकिन देखिए, हमको लगता है कि 1 साल के बाद आपका इंटरव्यू मैं कर रहा हूँ। मुझे एक था कहीं ना कहीं से या लोगों के बीच में कि आप जो है लेट सोते हैं, देर से उठते हैं, क्या लेकिन बहुत सारे लोगों ने कहा कि ना आपकी गलत धारणा है, जरा थोड़ा सा बताइए कि क्या है? देखिए, मैं हाँ, देर से सोता ज़रूर हूँ, ये मैं मानूंगा, क्योंकि कई बार मंत्रालय के काम, पार्लियामेंट की तैयारी करना, पार्टी में भी अकेला पूरे देश में पार्टी को लेके चलने की वजह से काफ़ी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं संगठन को लेकर, विभिन्न मुद्दों में पार्टी की राय को लेकर। तो ज़रूर चर्चाओं का दौर, बैठकों का दौर रात में देर तक चलता है। पर पूजा पाठ वाला आदमी हूँ और मैं ब्रह्म मुहूर्त के महत्व को समझता हूँ। कई बार साधना करता हूँ, मेडिटेट करता हूँ, ध्यान लगाता हूँ, तो और मैं मानता हूँ कि ये कार्य समय पर अगर नहीं हुए तो इन कार्यों का कोई महत्व नहीं रहता है। जीवन में डिसिप्लिन का होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में समय पर उठकर समय से पूजा पाठ कर कर दिन भर के कार्य के लिए मैं तैयार रहूं, इसके लिए सुबह जल्दी उठना, उठकर पूजा पाठ करना, थोड़ा बहुत व्यायाम करना, एक्सरसाइज वगैरह कर लेना, फिजिकली मेंटली दोनों फिट रहने का मैं प्रयास करता हूं। सोने में ज़रूर देर होती है, पर उठता समय से हूं। और मुझे लगता है कि अगर मैं ये नहीं कर पाता तो पिछले 3 साल जो मेरे बीते हैं, 3-4 साल,
कहीं ना कहीं उसमें इस डिसिप्लिन का बहुत ज़्यादा महत्व रहा है। मैंने परिवार से ये कब से है आप में ये? हमारे परिवार का आपके पिताजी तो अंदाज करते ही ऐसा रहा है शुरू से। पापा भी हमेशा अर्ली राइजर रहे थे, मॉम का भी वही है। इसीलिए इतना फिट भी थे वो। हाँ, और हमारे परिवार में ये है कि हम लोग खान पान पे बहुत ध्यान देते हैं, एक्सरसाइज पे बहुत ध्यान देते हैं। मेरे पिता, मतलब मैंने उन्हें देखा था कि जब हम लोग ट्रेन में ट्रैवल करते थे तो वो जो एसी फर्स्ट क्लास का जो कूपा होता है उसमें बाहर वो जॉगिंग करते होते थे। मतलब वो अपनी 45 मिनट की जॉगिंग उसमें भी ट्रेन में ट्रैवल करते हुए भी नहीं छोड़ते थे। आज भी मेरी मदर दिन में कम से कम 3 घंटे वो वर्कआउट करती हैं। मैं तो उतना कर भी नहीं पाता, पर वो करती हैं। तो हमारे परिवार का दिनचर्या ही इस तरीके से रहा है, समय से सारी चीज़ें करना। और तो वही बचपन से ये सारी चीज़ें सीखते हैं। तो ये कोई नई चीज़ अपनाई हो ऐसा नहीं है। मैंने ये सारी पुरानी मैंने अपने पिताजी से ही आपने सीखा है। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए, ये आपका जो विभाग है, वो विभाग में कैसा लग रहा है काम करना आपको? देखिए, काम करना तो मुझे लगता है कि जिस भी काम को आप शिद्दत से करेंगे, यकीनन आपको भी उसमें मज़ा आएगा और आप अपना बेस्ट आउटकम आप तभी आप दे पाएंगे। मैं ये मानता हूँ कि खाद्य प्रसंस्करण का एक ऐसा क्षेत्र है जो कि लंबे समय से इग्नोर्ड रहा है। इस क्षेत्र को जितना महत्व मिलना चाहिए था वो महत्व नहीं मिल पाया। मैं पिछले 1 दशक में आंकड़े दर्शाते हैं कि पिछले 1 दशक में इस क्षेत्र को, इस सेक्टर को, फूड प्रोसेसिंग के इस सेक्टर को केंद्र सरकार की नीतियों के माध्यम से और विभिन्न राज्यों के सहयोग के माध्यम से हम लोगों ने काफ़ी हद तक आगे लेकर आए, पर अभी भी इस क्षेत्र में काफ़ी कुछ करना है। हमारा देश, जब हम बोलते हैं कि एक कृषि प्रधान देश है, एक समय ऐसा भी था हमारे देश में हरित क्रांति से पहले, जब देश में अनाज का अभाव था। उस वक्त हम सबका ध्यान केंद्रित हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन के माध्यम से कि कैसे देश में अनाज के भंडार को हम लोग बढ़ाएं। आज हमारे पास वॉल्यूम आ गया है, पर वैल्यू अभी भी हम लोगों को और ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत है। जितना ध्यान हम लोगों ने अभी तक प्रोडक्शन में दिया है, उतना ही ध्यान अब प्रोसेसिंग में हम लोगों को देने की ज़रूरत है। मैं ये मानता हूँ, जो हम लोग दे भी रहे हैं। मेरे मंत्रालय की विभिन्न योजनाएं, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना हो, जिसके माध्यम से देश भर में अलग अलग यूनिट स्कीम्स की हम लोग स्थापना कर रहे हैं। PMFME, जिसके माध्यम से जो प्रधानमंत्री जी की सोच है कि एक युवा सिर्फ जॉब सीकर की भूमिका में ना हो, जॉब गिवर की भूमिका में आए। PMFME भले एक छोटी स्कीम है, बट वो एक व्यक्ति को उद्यमी बना के उसके नीचे 3, 4, 5, 10 लोगों को रोजगार देने की क्षमता उसमें स्थापित करने का कार्य करती है। PLI के माध्यम से इंटरनेशनल पेनिट्रेशन हम लोग कर रहे हैं ग्लोबली। मेरे प्रधानमंत्री की, मेरे सरकार की ये सोच है कि आने वाले दिनों में भारत को एक ग्लोबल फूड बास्केट के तौर पर हम लोग दुनिया के सामने प्रस्तुत करें। आज हमारे पास वो क्षमता है कि हम लोग फूड सिक्योरिटी देश में दुनिया के अलग अलग देशों को भी दे सकते हैं। बिहार की मैं बात करूँ, कृषि प्रधान प्रदेश, और मैंने बिहारी फर्स्ट में, जब मैं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री नहीं भी था, तब भी मैं इसका जिक्र करता था कि प्रसंस्करण के माध्यम से हम लोग क्षेत्र का, हमारे प्रदेश का राजस्व बढ़ा सकते हैं, किसानों की आर्थिक मदद हम लोग कर सकते हैं, उनको आर्थिक तौर पे और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं, और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। मैंने पिछले लगभग साल, सवा साल में बिहार में, मुझे लगता है, अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से हम लोगों ने बिहार कनेक्ट का प्रोग्राम किया, हम लोगों ने रिवर्स बायोसेलर मीट किया। अलग अलग माध्यमों से मुझे लगता है लगभग 10-1 हज़ार करोड़ का अभी तक निवेश बिहार में मैं ला चुका हूँ। भले वो बड़ी कंपनीज हों, 10,000 करोड़, 10,000 करोड़, भले वो कोको कोला, ये सारी कंपनीज हो। अभी जैसे हम लोगों ने वर्ल्ड फूड इंडिया हम लोगों ने किया था, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया, तो 1 लाख करोड़ का निवेश हम लोग उसमें से लेकर आए। उसका भी एक बड़ा हिस्सा मेरे प्रदेश को मिले, इस पे भी मैंने विशेष तौर पे मैंने ध्यान दिया। मेरे मंत्रालय की सबसे बड़ी योजना निफ्टम, ये एक ऐसा INI राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट है जो कि खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े हुए बच्चों को एक औपचारिक उनकी तैयारी देने का काम करता है। शिक्षा के क्षेत्र से उनका ज्ञान वृद्धि इस क्षेत्र के लिए करने का काम करता है। अभी तक मात्र देश में 2 निफ्टम थे, एक हरियाणा में कुंडली में, दूसरा तांजावुर तमिलनाडु में। तीसरा निफ्टम अब हमारे प्रदेश में खुलने जा रहा है। कहाँ पे?
हाजीपुर में हम लोग ने एक जगह चिन्हित की है। मेरी आज ही दिलीप जायसवाल जी से बात हुई है। मुझे लगता है कि बहुत जल्द उसको हम लोग फाइनल कर लेंगे। पर पिछले बजट में माननीय वित्त मंत्री जी के माध्यम से इसकी घोषणा की गई थी कि बिहार को अगला निफ्टम मिलने जा रहा है। मैं ये मानता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी चीज़ हमारे प्रदेश को मिलने जा रही है। क्या नया किया है आपने, चूंकि आप जब मंत्री बने इस विभाग के, तो इस विभाग में आपने नया क्या किया? इस विभाग में जो मेरे प्रधानमंत्री की सोच है, हमारी सरकार की सोच है, रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म एंड परफॉर्म को लेकर कई रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत थी। अभी भी हम लोगों ने इस विभाग में कई ऐसे दशकों पुराने नियम, कायदे, कानून, परंपराएं चल रही थी जिसको हम लोगों ने झकझोरने का काम किया। ईज़ ऑफ बिज़नेस हम लोगों ने लाने का काम किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम लोग प्रोत्साहित कर सकें खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ने के लिए। खाद्य प्रसंस्करण में अलग अलग क्षेत्र, भले वो पेरिशेबल आइटम्स हों, फ्रूट्स वेजिटेबल्स हों, या कोई डेयरी के साथ जुड़कर पनीर, दूध, घी बनाने के व्यवसाय में जुड़ना चाहता हो, तो उनको किस तरीके से ईज़ ऑफ बिज़नेस दें, सिंगल विंडो क्लियरेंसेस दें ताकि उनको इन यूनिट्स को स्थापित करने में कोई कठिनाई ना हो। तो ये कई ऐसे रिफॉर्म्स हैं जो हम लोगों ने पिछले साल, सवा साल में, जब से मैं, क्योंकि आपने मेरे आने के बाद का पूछा, तब से मैंने ये करने का प्रयास किया। अभी भी कई ऐसे बड़े नीतिगत फैसले हैं जिस पे प्रधानमंत्री जी के साथ चर्चा चल रही, और मैं मानता हूँ कि आने वाले दिनों में जब हम लोग विकसित भारत की हम लोग बात करते हैं 2047, उसमें सबसे बड़ा योगदान अगर किसी एक सेक्टर का होगा, क्योंकि कई ऐसे सेक्टर हैं धीरे धीरे सैचुरेशन पे पहुंच रहे हैं, बट ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें अभी भी ग्रोथ की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। तो अभी भी कई और चीज़ें हैं जिसको हम लोग को और रेक्टिफाई करना, ओवर द ईयर्स वो भी हो जाएगा। बिहार मतलब कि विकसित हो जाएगा, अगर भारत विकसित हो तो बिहार भी विकसित होगा, तो उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, ये बिल्कुल आपने सही कहा। हम लोग विकसित देश की कल्पना ही नहीं कर सकते जब तक मेरा बिहार विकसित ना हो, बिहार का हर एक गांव विकसित ना हो। सिर्फ बिहार के शहरी इलाके विकसित हो जाएं और हम लोग गांव देहात भूल जाएं, नहीं संभव है। मैं ये मानता हूँ कि ओवर द पास्ट 20 ईयर्स, 2 दशक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार ने वो ज़मीन तैयार की है। कई बार ये सवाल पूछे जाते हैं कि भाई 2 दशक से मुख्यमंत्री क्या किया। हम लोग को ये भी समझने की ज़रूरत है कि जिस हालात में बिहार हम लोग को मिला था, आज जब लोग सवाल करते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों नहीं हुआ या अभी तक औद्योगिकीकरण बिहार में क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि वो व्यवस्था ही नहीं थी। एक समतल ज़मीन के ऊपर विकास की इमारत को खड़ा करना आसान होता है, पर अगर वहीं उसमें खाई हो, उस खाई को भरना और फिर उस इमारत को तैयार करना समय ज़रूर लगा। पर आज मैं मानता हूँ कि बिहार में वो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ, कनेक्टिविटी तैयार हुई है। मुझे वो दिन भी याद है जब बचपन में मैं मेरे माता पिता के साथ हम लोग गाँव जाते थे तो पूरा पूरा दिन लग जाता था हम लोग को शहर बन्नी पहुँचने में। पर आज हम लोग महज 3.5-4 घंटे में हम लोग पहुँच जाते हैं। कनेक्टिविटी रोड्स की हुई है। वो समय होता था कि जब दिन में 1-1.5 घंटे के लिए बिजली आती थी तो खुशी से हम लोग, मैं 12 किलोमीटर पैदल चल के आपके गांव पहुंचा था 91 में। बिल्कुल। मेरे पिताजी बचपन में 2-2 नदी पार करके जाते थे, मखौना में, वहाँ से अरबन्नी से वहाँ जाते थे पढ़ाई करने के लिए। पहले दिन में बिजली नहीं होती थी, आज बिजली है, पेयजल है। तो अब मैं मानता हूँ, और इसीलिए मैं बार बार मैं कहता भी हूँ कि अगले 5 साल बिहार के लिए स्वर्णिम काल के तौर पर रहेंगे। बिहार की एक विडंबना ये भी रही कि भारत के संघीय ढांचे में विरोधाभास की सरकारें बहुत रहीं। मतलब आप 2000 का ही दशक देख लीजिए, जब तक केंद्र में यूपीए की सरकार, बिहार में एनडीए की सरकार। जैसे ही 2014 में केंद्र में एनडीए की सरकार आई तो 2015 में बिहार में महागठबंधन की सरकार आ गई। तो ये विरोधाभास की सरकारों ने संघीय ढांचे का उपयोग या दुरुपयोग करके बिहार को पिछड़ा बनाए रखा। बट आज वो डबल इंजन की सरकार है। मेरे प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद 12-13 बार बिहार में चुनाव से पहले आए। साल बहुत कुछ दिया भी उन्होंने, बहुत करोड़ों की परियोजनाएं बिहारियों को समर्पित करके गए। तो मैं मानता हूं कि अब बिहार में वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की वो सोच है, तो अगले 5 साल आप बहुत ड्रास्टिक चेंज बिहार में देखेंगे। अच्छा, ये बताइए, थोड़ा बिहार पर भी बात करें हम तो, एक ये बुलडोजर वाला जो चल रहा है और उसमें जो खबरें आ रही हैं कि ज़्यादा गरीब जो है प्रभावित हो रहे हैं, दलित प्रभावित हो रहे हैं, और उसमें भी पासवान समाज के जो लोग ज़्यादा, खबरें भी ऐसी छपी, इस पर आपको क्या कहना है? नहीं, देखिए, इस पर मेरा स्टैंड बहुत क्लियर है और मैं लगातार उप मुख्यमंत्री सम्राट जी हूँ, मुख्यमंत्री जी हूँ, उनके संपर्क में रहकर, देखिए, कई बार अतिक्रमण विकास की सोच के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं तो कई बार ये गतिरोधक बनते हैं और ऐसे में कड़े फैसले आपको लिए जाने पड़ते हैं। कई बार माननीय न्यायालय के माध्यम से भी
निर्देशित किया जाता है, जिसके आधार पे ये कार्रवाई की जाती है। पर मैं और मेरी पार्टी का स्टैंड बहुत क्लियर है। आप हटाइए अगर आपको लग रहा है कि अतिक्रमण हटाना ज़रूरी है। कई बार हाईवेज़ बनाने होते हैं, एनएच हो, स्टेट हाईवेज़ हो, उसके लिए या किसी और योजना के लिए, पर उससे पहले वैकल्पिक व्यवस्था तैयार करें। वैकल्पिक व्यवस्था की है। ये प्राथमिकता होनी चाहिए। किसी भी अतिक्रमण को हटाने से पहले आप उनको सह सम्मान, उनके समान के साथ दूसरी व्यवस्था में पहले आप उनको स्थापित कीजिए, और अगल बगल में ही कीजिए। आप ये नहीं कर सकते कि भैया कोई नॉर्थ बिहार में जा रह रहा है, आप उसको साउथ बिहार में उठा के आप उसको फेंक दीजिए। नहीं, क्योंकि वो व्यक्ति वहाँ का आदी होता है, उस क्षेत्र को जानता है, घर परिवार के लोग अगल बगल में होते हैं। तो पहले बगल में कोई वैकल्पिक व्यवस्था तैयार कीजिए, और उसके बाद जैसे आपको अतिक्रमण को हटाना है। बट किसी को बेइज्जत करना, सड़क, क्योंकि मैं इन भावनाओं से गुजरा हूँ, मेरा भी सामान सड़क पे फेंका गया है, तो मैं समझता हूँ कि जब आपको घर से बेघर किया जाता है तो कितनी तकलीफ होती है। तो ऐसे में और मेरी जब भी बिहार सरकार से मेरी बातचीत हुई है, मैंने इस बात को बहुत स्पष्टता से कहा है कि आप अतिक्रमण हटाइए, ज़रूरत पड़ेगी मैं खुद जाऊँगा, मैं सबसे मैं बात करूँगा, उनको समझाऊँगा, पर तब जब उनको आप वैकल्पिक व्यवस्था पहले तैयार करके देंगे। इसके बाद हटाइए आप। सरकार बन गई बिहार में आप लोगों की, एनडीए की सरकार। अभी जिस तरह से सरकार काम कर रही है उससे खुश हैं आप? देखिए, मुझे लगता है कि जब कंटिन्यूटी होती है किसी भी सरकार में, तो आपके पास रिलैक्स करने का समय नहीं होता। जब कोई नई सरकार बनती है, कोई नया मुख्यमंत्री आता है, तो हम लोग सोचते हैं कि चलो ठीक है, 2-4-5 महीने सरकार को दिए जा सकते हैं व्यवस्था को स्थापित करने के लिए, नई सोच की सरकार है ये वो। बट ये स्थिरता वाली सरकार है, कंटिन्यूटी वाली सरकार है। मुख्यमंत्री जी और अधिकांश मंत्रिमंडल में भी आप देखें तो कम ज़्यादा वैसे ही चेहरे हैं। तो ऐसे में मैं मानता हूं कि हम लोग के पास रिलैक्स करने का समय नहीं है बिल्कुल भी, और हम लोगों ने वादे बड़े किए हैं। उन वादों को पूरा करने के लिए समय कम है। मात्र 5 साल में पुनः जनता आपसे सवाल करेगी, जब आप चुनावी रण में आप पुनः उतरिएगा। ऐसे में मैं मानता हूं कि जिस गति की ज़रूरत है वो गति ज़रूर मिली है हमारी सरकार को। गठबंधन में पहली बार लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, अभी तक तो मैं अपने अधिकांश इंटरव्यूज़ में यही बोलता था कि मेरी पार्टी सरकार का समर्थन कर रही है बिहार में, हम लोग सरकार का हिस्सा नहीं है। पर आज पहली बार हम लोग इतनी मजबूती से बिहार सरकार का हम लोग हिस्सा बने हैं। मेरे दो मंत्री हैं बिहार सरकार में, राज्य मंत्री हैं राजू तिवारी जी। तो ऐसे में जिम्मेदारी हम सब की है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारे दलों की मिलके, और मैं मानता हूं कि बहुत संतोषजनक कार्य कर रहा है। बट अभी और ज़्यादा तीव्रता हम लोग को देने की ज़रूरत है। एक सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा आता है, ऐसे भी खबरें चलती रहती है कि भाजपा नीतीश को हटा करके अपनी सरकार बनाना चाहती है, अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। मैं सिरे से, क्योंकि मैं इस व्यवस्था का हिस्सा हूं, मैं खंडन करता हूं। ना भाजपा की, ना भाजपा के नेतृत्व की, ना गठबंधन के किसी साथी की ऐसी कोई मंशा है, ना कोई ऐसी सोच है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आप देखिए चुनाव के दौरान कितने सवाल उनकी सेहत को लेकर, उनको लेकर उठे, बट उन्होंने जिस तरीके से चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाई, मतलब मुझे वो 2 दिन भी याद है जब मौसम ख़राब था, हेलीकॉप्टर नहीं उड़ रहे थे, वो गाड़ी से निकल जाया करते थे सुबह से लेकर देर शाम तक। तो ऐसे में अभी भी देख लीजिए, सरकार बन गई है और वो यात्रा की उन्होंने घोषणा की है कि हम लोग बिहार भर के उसमें हम निकलेंगे। तो मुझे लगता है कि बिहार को आगे लेकर जाने के लिए जिस अनुभव की फ़िलहाल मौजूदा परिस्थिति में, क्योंकि अगले 5 साल क्रूशियल होने वाले हैं, ऐसे में कोई नया आ जाए और एकदम से समझे नहीं समझे व्यवस्था ये वो, मैं मानता हूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुभव की ज़रूरत है, और ये मैं ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी। आपने अभी कहा कि 5 साल अगला क्रूशियल होगा, किस मन क्या मतलब क्रूशियल होगा? क्रूशियल इन द सेंस कि हम लोग बेस्ट लाभ उठा सकते हैं बिहार के लिए। इस वक्त इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है, प्रधानमंत्री जी दिल खोलकर बिहार के लिए। और मैं मानता हूं कि जब आप विकसित देश की बात करते हैं तो शरीर का अंग, अगर कोई एक भी अंग कमज़ोर रह जाए तो शरीर पूरी तरीके से मजबूत नहीं हो पाता है। ऐसे में मुझे लगता है कि जो अंग जो थोड़ा सा डेफिशिएंट है न्यूट्रिशन में, उसको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, और ये मेरे प्रधानमंत्री जी समझ रहे हैं कि बिहार पे अभी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इसका सबसे ज़्यादा लाभ हम लोग उठा सकते हैं, बट वो लाभ अनुभव ही उठा पाएगा जो मुख्यमंत्री जी के पास। ये चर्चा हो रही है, जेडीयू के लोग बहुत चाहते हैं कि निशांत भी राजनीति में आए, आपका क्या उस पर कुछ सुझाव है?
नहीं, मेरा कोई सुझाव हो ही नहीं सकता क्योंकि ये व्यक्तिगत फैसला होता है सबसे पहले तो। मैं नहीं मानता कि किसी के कहने या किसी के दबाव में आकर किसी भी व्यक्ति को, मैं हमेशा इस बात का पक्षधर रहा हूँ कि अगर आपका प्रोफेशन, आपका पैशन नहीं है ना, तो आप कभी उसमें एक्सेल नहीं कर पाएंगे। मैं खुद मूवीज़ में गया था, फिल्मों में मैंने काम करने का प्रयास किया, सफल क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि जाके मुझे एहसास हुआ कि मैं यार दोस्तों के कहने पे यहाँ आ तो गया हूँ, पर मैं इन्जॉय नहीं कर रहा हूँ अपने काम को। जब काम में आपको घड़ी देखने की ज़रूरत पड़ती है ना, हर थोड़ी देर के बाद कि अरे ब्रेक नहीं हुई, ब्रेक नहीं हुई, ब्रेक नहीं हुई, इसका मतलब आप काम को एंजॉय नहीं कर रहे। मज़ा तब आता है जब आप दिन भर काम कीजिए और एकदम से पता चले कि अरे रात के 2:30 बज गए, 3 बज गए, समय का पता ही नहीं चला, मतलब आप काम को एंजॉय कर रहे हैं। ऐसे ही निशान जी आना चाहते हैं, नहीं आना चाहते हैं, सबसे पहले तो ये उनका फैसला है और फिर वो उनके दल का फैसला है कि दल उनको किस भूमिका में देखना चाहता है। मैं ये मानूंगा कि जिस दिन वो औपचारिक तौर पर ये फैसला करेंगे, मैं ज़रूर अपना मत रखूंगा कि मेरी क्या सोच है, बट जब तक ये फैसला होता नहीं है, सिर्फ एंटिसिपेट करते रहने का कोई मतलब नहीं है। चाचा जी, आ, पशुपति कुमार पारस जी के बारे में थोड़ा बता दीजिए कि क्या मतलब स्वीकार करेंगे आप, क्योंकि ऐसी घटना हुई, पार्टी टूट गया। प्रभु, वो मेरे पिता हैं, मैं स्वीकार अस्वीकार करने वाला कोई नहीं होता हूँ। मैं कुछ नहीं हूँ उनके सामने। वो घर में सबसे बड़े हैं, परिवार में सबसे बड़े हैं। परिवार से मुझे अलग करने का फैसला उनका था, मुझे साथ लेना है नहीं लेना है ये फैसला भी उन्हीं का होगा। परिवार के सब लोग का होगा। मेरे पिता के जाने के बाद उस पीढ़ी के जो लोग हैं, मेरी माँ हैं, मेरी फूआ हैं, मेरे फूफा जी हैं, मेरे भाई बहन हैं, तमाम ये सब का मिल के ये फैसला होगा। तो इसमें अकेले मेरी राय कोई मायने ही नहीं रखती। एक खबरें चलती रहती हैं कि आप चाहते हैं कि आपकी माँ राज्यसभा में जाएं। ये आपने अच्छा किया, बहुत बढ़िया आपने सवाल पूछा और मुझे लगता है शायद पहली बार मैं इस सवाल का जवाब इतनी स्पष्टता से मैं दे रहा हूँ। ये मैंने भी सोशल मीडिया में बहुत ये खबरें सुनी और ये भी कि बीजेपी से मेरा वादा हुआ है राज्यसभा को लेकर। मैं ये ऑन द रिकॉर्ड स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूँ कि मेरी माँ राज्यसभा नहीं जाएंगी, वो नहीं जाना चाहती हैं। और मैं भारतीय जनता पार्टी का, मेरे प्रधानमंत्री जी का विशेष तौर पे मैं धन्यवाद करता हूँ कि जिस तरीके से मेरे पिता के जाने के बाद उन्होंने मेरी माँ को सम्मान देने की सोच के साथ स्वतः सामने से इस बात को रखा था कि अगर कि वो राज्यसभा जाएँ। पर मेरी माँ सक्रिय राजनीति से अपने आप को दूर रखती हैं। वो मेरे पिता के लिए ढाल की तरह हमारे साथ हर मंच पे ज़रूर खड़ी रही हैं, पर राजनीति में सक्रिय रूप से आए इस बात को उन्होंने हमेशा अस्वीकार किया है। तो इस बात को मैं ऑन रिकॉर्ड कैटेगोरिकली मैं कह रहा हूँ कि मेरी माँ राज्यसभा नहीं जा रही हैं। रही बात कि राज्यसभा कौन जा रहा है, क्या मेरी पार्टी से कोई और जाएगा, मेरी भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा को लेकर ना कोई मांग कभी रही है, ना इस बात पे हम लोगों ने कभी चर्चा की है। मैं चर्चा कर भी नहीं सकता था, जिसकी पार्टी ज़ीरो पे थी। मैं क्या बोलता कि आप मुझे पहले राज्यसभा कमिट कीजिए। अरे मुझे 5 सीटें आपने दी लोकसभा में लड़ने की, ये विश्वास आप सोच रहे मेरे प्रधानमंत्री का कितना बड़ा है। एक लड़का जो ज़ीरो उसके सांसद हैं, अकेला सांसद अपनी पार्टी का, उसको आपने 5 सीट मैं जीत के लाई, सेकेंडरी बात है, बट ये विश्वास होना कि जीत सकता है। तो मैं उस वक्त क्या बोलता कि आप मुझे एक राज्यसभा भी कमिट कीजिए। तो ना मेरी कोई बातचीत हुई है। हाँ, इतना ज़रूर है कि सारे दल बैठेंगे आपस में। मेरे 19 विधायक हैं, उनकी भी भूमिका महत्वपूर्ण होगी इस फैसले में। तो ऐसे में हम लोग सब ज़रूर बैठेंगे। भारतीय जनता पार्टी से ही कोई और चेहरा जाता है या किसी और दल का कोई चेहरा जाता है, ये तमाम बातें हम लोग गठबंधन के भीतर बैठ के करेंगे। बट मॉम राज्यसभा नहीं जा रही हैं, ये क्लियर है। इतनी ग्रैंड विक्ट्री हुई, अनुमान था या इसका मुख्य कारण क्या है? अनुमान से ज़्यादा विश्वास था अपनी मेहनत पे। और मैंने हमेशा इस बात को कहा है, मेरे साथ पता नहीं ऐसा होता है कि सर्वे मुझ पे भरोसा कम करते हैं। तो मैं, और ये 2014 से मैं ये अनुभव कर रहा हूँ। 14 में भी जब हम लोग चुनाव लड़ रहे थे तो हम लोग 7 सीटों पे चुनाव लड़ रहे थे और सर्वे रिपोर्ट सिर्फ 2 ही सीटें दिखा रही थी। और कई चैनल इस भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे कि बस बाप बेटा ही जीतेंगे इस पार्टी से और कोई नहीं जीतेगा। 19 में भी यही रहा। 19 में तो बल्कि एक ही सीट दिखाई जा रही थी मेरी, क्योंकि पिताजी उस वक्त राज्यसभा चले गए थे। तो सर्वे ने हमेशा अंडर एस्टिमेट किया और मैंने हर बार इस बात को मैंने बोला कि मेरा विश्वास मेरी मेहनत पर है। मैं जाता हूँ, लोगों के रिएक्शन, और इस परिवार से आता हूँ, नेपो किड हूँ, तो आप लोगों के रिएक्शंस आप पढ़ना सीखते हैं, जानते हैं कि वो सही में आपको दिल से आशीर्वाद दे रहे हैं कि सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। तो ऐसे में मुझे हर बार इस बात का विश्वास रहा कि प्रदर्शन अच्छा रहेगा। इस बार मुझे पूरा विश्वास था, क्योंकि अधिकांश सर्वे ने मुझे 3-4 डबल डिजिट में तो ना के बराबर ही कोई सर्वे मुझे लेके गया था, पर मुझे विश्वास था। मेरे चयन पे मुझे भरोसा था कि पार्टी के कई पुराने कैडर को समावेश किया है नए पुराने चेहरों का इसमें।
तो मुझे विश्वास था कि वो समर्थन मिलेगा। और बट हाँ, इतनी बड़ी ऐतिहासिक जीत हो जाएगी, हम लोग 200 पार कर जाएंगे, इतनी कल्पना नहीं की थी। तेजस्वी यादव का ये आरोप रहता है कि रेफरी जो था वो रेफरी सही काम नहीं किया, दूसरा कुछ बेईमानी हुई है, 10,000 रुपया जो है ये बांटा गया है आचार संहिता लगने के बावजूद। इस पर आपको क्या कहना है? देखिए, मैं ना विपक्ष से ये विनम्र आग्रह करूंगा, क्योंकि आई हैव ऑल्सो बीन ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस, और मैं ये मानता हूँ कि जब तक आप आत्ममंथन नहीं करेंगे, बहाने देना बहुत आसान होता है। मेरे पास भी जब 2021 में मेरी पार्टी टूटी थी, मैं भी बहाने देता रहता, अरे ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, ये गलत किया, ये सही नहीं किया, वो किया। पर वो समय बहाने देने का नहीं है, मेहनत करने का है। ऐसे में आप सिर्फ ठीकरा फोड़ते रहेंगे कि ये गलत हुआ, ये गलत हुआ। आप आत्ममंथन तो कीजिए। मैं उदाहरण के तौर पे मैं कहता हूँ, 2005 से राजद बिहार में समाप्त है, ये समझना होगा राजद, कांग्रेस, इन लोगों को। 2010 के जो ऐतिहासिक परिणाम आए थे, उस वक्त जिस तरीके से एनडीए का प्रदर्शन रहा था, उसने भी दर्शाया कि भाई राजद और कांग्रेस का अस्तित्व काफ़ी हद तक सीमित हो गया है। 2015 में मैं कहता हूँ, अगर 2015 में एनडीए आज के स्वरूप में रहता तो पुनः राजद का वही हाल होता। उस वक्त राजद को जीवन दान दिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, उनके साथ जाकर महागठबंधन बनाकर, और 2020 में जीवन दान दिया मैंने अकेले चुनाव लड़कर। जब मेरे ऊपर ये आरोप नहीं, मतलब हकीकत ये, जब ये कहा जाता है कि मेरी वजह से जेडीयू तीसरे नंबर पर आ गया, मेरी वजह से जेडीयू के विधायक हार गए, तो जीता कौन? राजद जीती ना। तो अगर जेडीयू को मेरे अकेले लड़ने का नुकसान हुआ तो लाभ भी तो राजद को हुआ। तो 2015 में भी अगर यूनाइटेड एनडीए रहता और 2020 में भी यूनाइटेड एनडीए रहता तो राजद और कांग्रेस की यही स्थिति रहती। ये इन लोगों को समझना होगा। राजद की क्या भविष्य देख रहे हैं आप? देखिए, मैं सबसे पहले तो मेरे लिए वो दल एक तरफ है, वो परिवार भी है, और क्योंकि मैं खुद पारिवारिक उतार चढ़ाव से मैं गुजरा हूँ, सबसे पहले मैं कामना करता हूँ कि परिवार एक रहे। परिवार एक रहता है ना, ताकत अलग रहती है। ऐसे में मैं चाहूँगा कि सब एक साथ रहें मिलजुल कर, और साथ मिलकर दल को आगे। आदरणीय लालू जी ने अकेले इस पार्टी को कहाँ से कहाँ तक लेकर गए हैं। ये जिम्मेदारी अगली पीढ़ी की बनती है कि उनकी इस पार्टी को इस तरीके से नहीं समाप्त होने दिया जा सकता है। ऐसे में पूरे परिवार को व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं से उठकर एक साथ आना होगा, रणनीति बनानी होगी। चुनाव में हार जीत सब चलती रहेगी, बट हाँ, मनोबल कार्यकर्ताओं का नहीं टूटना चाहिए। तेजस्वी के नेतृत्व पर उनकी बहन रोहिणी सवाल उठा रही हैं। मेरी भी बहन है वो, और जिन पे सवाल उठा रही हैं वो मेरे भी भाई हैं। तो ये पारिवारिक विषय है, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। ये पारिवारिक विषय है। अच्छा, आप अपने पार्टी के बारे में कि क्या अभी आपके पार्टी का कार्यक्रम है? बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, जरा इसको समझाइए, हम नहीं समझ पाते हैं। मैं आपके साथ में वो डॉक्यूमेंट मैं शेयर करता हूँ जिसमें बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को, बिहार की हर समस्या का जिक्र नहीं, उसका समाधान हमने दिया है। जैसे बिहार में बाढ़ सुखाड़ की समस्या है, तो उसका परमानेंट सोल्यूशन तटबंधों के निर्माण से नहीं होगा। आपको इंटरलिंकिंग ऑफ द रिवर्स पे काम करना होगा, नदियों को जोड़ने की योजना पे आपको काम करना होगा। बाढ़ सुखाड़ की समस्या का भी समान, सिंचाई की समस्या का भी समाधान इंटरलिंकिंग ऑफ द रिवर्स से निकल सकता है। तो ऐसे कई हम लोगों ने समाधान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में हम लोगों ने दिए हैं। इतना ज़रूर है कि आने वाले दिनों में लोक जनशक्ति पार्टी बिहार में अपनी पार्टी का संगठन का विस्तार और मजबूती से करेगी। मैं खुद आने वाले दिनों में आभार यात्रा पे निकल रहा हूँ। सबसे पहले बिहार की जनता को धन्यवाद देने के लिए कि जो उन्होंने कब से निकलेंगे? आशीर्वाद दिया। मुझे लगता है पार्टी का प्रदेश संगठन इसकी रूपरेखा तैयार कर रहा है। मैंने खरमास के बाद उन लोगों से आग्रह किया था, तो उसकी रूपरेखा तैयार हो रही है। मुझे लगता है जल्द उसको साझा कर दिया जाएगा। मैं उस पर निकल रहा हूँ। साथ ही में पार्टी देश भर में विस्तार को लेकर भी दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ेंगे। जैसे झारखंड में हम लोग लड़े, एक विधायक मेरा झारखंड में है, 2 विधायक मेरे नागालैंड में हैं, दिल्ली में हम लोगों ने चुनाव लड़ा। आने वाले दिनों में बंगाल में चुनाव लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, बट एनडीए की जीत हो उसके लिए अभी से हम लोग संगठन पे काम कर रहे हैं। मेरे खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा जी पिछले 3 दिनों से बंगाल यात्रा पर ही हैं। उत्तर प्रदेश में मैं ज़रूर हमारे चुनाव लड़ेगी। उत्तर प्रदेश में हम लोग चुनाव लड़ेंगे, पंजाब में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। तो पार्टी एक्सपेंशन मोड में भी है, पार्टी का विस्तार भी हम लोग कर रहे हैं। मेरे पिता का सपना था कि पार्टी एक दिन राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बने। मैं मानता हूं कि उस सपने को पूरा करने की जिम्मेदारी मुझ पर है। शादी कब करेंगे? अरे प्रभु मत कीजिए सब सवाल।
अब मतलब अब सवाल खत्म हो गया। जब ये सवाल आता है ना तो मैं समझ जाता हूँ कि अब कोई और सवाल नहीं बचा। क्योंकि आपके फैन जो हैं, आपके लोग जो हैं, या बिहार की जनता भी जानना चाहती है कि भाई शादी कब करेंगे। क्यों? बड़ी जिम्मेदारी है अभी, माँ को, परिवार को। अब है नहीं ना कोई और कोई है? मेरे परिवार के लिए अभी मेरे अलावा कोई और नहीं है, तो मेरी जिंदगी में किसी और के होने की अभी गुंजाइश नहीं है। कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? अरे प्रभु छोड़ दीजिए। चिराग पासवान जी का यह इंटरव्यू कैसा लगा आपको? दिल से बात करते हैं, किसी के साथ भी दिल से बात करते हैं, ऐसा नहीं कि मेरे ही साथ दिल के बात करते हैं। अच्छी बात है। लास्ट क्वेश्चन तो चूंकि पूछ लूँ कि छोड़ नहीं, दें? नहीं, 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 इसी तरफ ही कहीं जा रहा होगा। जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कैसा ये लगा। नमस्कार।